ठीक है, तो कल हम लोगों ने 2019 का है ना, आई थिंक 30 तक डिस्कस किए थे, 25 तक पता नहीं। तो 2020 में एक डाउट था सर। ठीक है कोई बात नहीं, हाँ मतलब बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देखो ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को आता ही, मुझे पता है ना, ज्यादातर लोग मतलब आपको भी और बाकी लोगों को भी, क्योंकि ये सब आप ऑलरेडी कर ही चुके हो, लेकिन फिर भी मैं इसलिए करा रहा हूँ, एक तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा इसीलिए, और दूसरी चीज ये कि आपको एक बार कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आपने सब में अच्छे से कर लिया है, और एक दो बार खुद भी सॉल्व कर लेंगे तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, क्योंकि यही है जितनी बार सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा बेटर फील करेंगे। तो मैंने पहले टॉपिक वाइज कराए थे जब सिलेबस कर रहे हैं, तब ईयर वाइज कर रहे हैं, उससे ये पता चल जाए सारे, तो 90% क्वेश्चन आपको भी ऑलरेडी सॉल्व करना आता ही है, 1-2-4 क्वेश्चन होगा जहाँ पे आपको दिक्कत होगा, तो इसके थ्रू क्या एक बार रिवीजन हो जाएगा, यही फायदा है। आता तो है ही, सब लोग सॉल्व कर ही रखा आप लोगों ने ये है। ठीक है, क्या करो, हाँ मतलब पहले डिस्कस करो या पहले डाउट बताऊं? पहले डाउट बताइए। तो 20 में डाउट है। हाँ क्या डाउट है, क्वेश्चन क्या है? सर क्वेश्चन 55 का। अच्छा तो मुझे वापस खोलना, उसको वो करना पड़ेगा नहीं। तो अभी ये 26 से हमें डिस्कस करना है आज। ये किस ईयर का है? 2019 का है ना, और ये किस ईयर का है? 20 का है। कौन सा 55 में डाउट है? हाँ जी बताइए, इसमें क्या डाउट है? आपने सॉल्व तो किए होंगे ना? वो ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? सर वो जो yi है ना, 1 x से ग्रेटर देन 0, सर वो x का जो ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसमें ठीक है ना, जैसे बस थोड़ी बहुत यही मिस्टेक सुधारने हैं, बाकी आपको आता तो है ही चीजें, बस सुधारने क्या है कि प्रॉब्लम को कंप्लीट कैसे करना है। जैसे कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं एंड नहीं कर पाते, एंड का मतलब आंसर निकालना, क्योंकि एक्यूरेट आंसर निकालना जरूरी है ताकि मार्क्स आ सके एग्जाम में, है ना, ये है। तो इसमें क्या देखो, सीधा देखो, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो पहली चीज आप देखो कि क्या क्या गिवन है, वो नोट कर सकते हो, एक बार ऑब्जर्व कर दो, फिर देखो क्या फाइंड करना है, सीधा वहां से स्टार्ट करो। जैसे मुझे यहाँ क्या फाइंड करना है, साइज ऑफ द टेस्ट, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा कि साइज की डेफिनेशन क्या है। बताइए मुझे आप, साइज ऑफ टेस्ट की क्या डेफिनेशन है? हाँ तो, और रिजेक्टिंग h0 मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में भी दे रखा है, तो ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना है, ये देखना है क्या क्या जरूरत है, फिर क्वेश्चन में सब गिवन होगा। तो रिजेक्टिंग h0 का मतलब समेशन yi फ्रॉम 1 to 5 लेस देन इक्वल टू 2, यह है रिजेक्टिंग h0 व्हेन h0 इज ट्रू। तो आप हर क्वेश्चन में ऐसे सोचो कि क्या क्या इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, फिर ढूंढो उस क्वेश्चन में है कि नहीं है, होगा तो सीधा यूज करो, नहीं है तो फिर सोचेंगे कि कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब यहां तक बताओ आप, अब यहाँ क्या गिवन है आपको? यहाँ पर सर हाँ, साइज क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0 व्हेन गिवन h0, हां थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो थीटा को यहाँ 0 रखिए, क्या बनेगा पीडीएफ? e to the power half e to the power minus mod x belongs to रियल नंबर। तो मुझे ये बताइए आप कि अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? लैपलास डिस्ट्रीब्यूशन। ये फंक्शन सिमेट्रिक है 0 के अबाउट? हाँ। तो मुझे ये बताइए प्रोबेबिलिटी, इसका मीन क्या है? इसका मीन 0 है। तो x मोर देन 0 क्या होगा? या इसका मीडियन भी 0 होगा क्योंकि सिमेट्रिक है ये। तो x मोर देन 0 क्या होगा? 0 हाफ होगा। ओके हाफ होगा, वैसे ही x लेस देन 0 भी हाफ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके अब आपको क्या करना है, समेशन yi का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। तो मैं पूछ रहा हूं जो yi है उसके सपोर्ट में क्या है? y के सपोर्ट में 0 1 है, 0 या 1 है। ओके सो क्या प्रोबेबिलिटी है yi 1 होगा?
तो कहाँ डाउट है आपको? ठीक है, तो अगर वाई आई, अब सपोर्ट 0 1 किसका होता है? सपोर्ट 0 1 बर्नौली का होता है और इसका सम बाइनोमियल होगा। ईच वाई आई इज बर्नौली पी, पी यहाँ हाफ आ गया तो बर्नौली हाफ, तो समेशन वाई आई फ्रॉम 1 to 5 इज बाइनोमियल 5 हाफ। तो मान लो इसका नाम कुछ टी रख देता हूं, तो मुझे अब कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी टी लेस देन इक्वल टू 0। मैंने थीटा बराबर 0 ऑलरेडी यूज कर लिया। तो 0 क्यों? 2 होगा तो। ओह सॉरी 2, हाँ मतलब वो मैंने गलती लिख दिया, हाँ 2 ये निकालना है मुझे। अच्छा मतलब 1 माइनस कर। अब बताइए, अगर मुझे पता है कि t का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल 5 हाफ है, तो t का सपोर्ट क्या होगा? t का सपोर्ट होगा 0 से 5। ठीक है, तो सब हो जाएगा ये प्रॉब्लम। तो अब कहाँ डाउट था आपको? जैसे यही चीज मैं आपको सीखने को कहता हूँ कि जो चीजें मैंने किया है इसमें ऐसा क्या था जो आप नहीं कर पा रहे? सोचो ना, ऐसा मैंने कुछ नया तो किया नहीं, ये तो सब कुछ बताइए आपको, आपने बताया सब कुछ, तो ऐसा क्या था जो आप नहीं कर पा रहे? आपको बस ये अंदर से वो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है आप में अभी, मतलब आपको नॉलेज है अच्छा, लेकिन क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस की कमी है, क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करते ही नहीं। आप खुद नहीं करना, आप कहीं सॉल्यूशन देख के या तो करते हो या कहीं रट्टा मार दिए सॉल्यूशन, उस तरह से रट्टा, मतलब आपको सोचना पड़ेगा और यही करना है। क्वेश्चन जब इंडिपेंडेंटली सॉल्व करोगे तो इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना आएगा। अगर सॉल्यूशन जुगाड़ कर करके सीख रहे हो तो कितना ऐसे सीखोगे? ठीक है, इनिशियली जरूरत है, टीचर किस लिए जरूरत है, बुक किस लिए जरूरत है ना, सॉल्यूशन की इसलिए जरूरत है इनिशियली, बट कब तक? अब एग्जाम के एक दिन पहले तक तो सॉल्यूशन नहीं चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। अगर एग्जाम के पहले तक भी आपको क्वेश्चन सॉल्व सॉल्यूशन, तो आपने फिर सीखा नहीं अभी। इनिशियली सीखने के चाहिए, उसके बाद हमें खुद अप्लाई करना है दिमाग कि इसमें आपको देखना है कि मुझे साइज निकालना है, तो साइज क्या होता है, ये होता है अंडर एच नॉट, तो अंडर एच नॉट क्या होगा, तो अंडर एच नॉट में थीटा 0 रख देंगे, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, तो उससे वाई आई का ये है, तो ये सीखने की जरूरत है ना। और खुद से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप। अब ये निकाल लो यहां से 5c0 जो 1 हो जाएगा, तो ये हाफ की पावर 5, 5c1 5, हाफ की पावर 5, 5c2 10, हाफ की पावर 5 16 अपॉन 32 1/2। देखिए तो ये आंसर होगा इसका 0.50 0.5। कुछ ऐसा ना, ये आपको सीखना पड़ेगा, मतलब सीखना क्या आता है तो सॉल्व करना, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करो इंडिपेंडेंटली बिना किसी हेल्प के, दिन भर सॉल्व करो ना। आप हर रोज एम बना लो 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डेली, बैठ के 100 क्वेश्चन सॉल्व करो ना आप, सुबह से शाम तक, है ना। फिर शाम को क्लासेस है रात को, तो आप दिन भर तो सॉल्व कर सकते हो। और थ्योरी भी पढ़ना छोड़ करो, जो आपको प्रोफेसर सजेस्ट करता है थ्योरी भी पढ़ना बंद करो। अब एक महीने सिर्फ क्वेश्चन करो, तभी एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे। थ्योरी पढ़ते रहोगे क्वेश्चन नहीं होगा एग्जाम में, ये क्योंकि अप्लाई कैसे करना तो सीख नहीं रहे आप। सीखेंगे कब, जब अप्लाई क्वेश्चन करेंगे तभी आपको समझ आएगा थ्योरी से। यहाँ थ्योरी तो है, सारी थ्योरी आपको पता है, फॉर्मूला पता है, सब पता है आपको, लेकिन आंसर फिर भी नहीं आ रहा क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया। यू हैव टू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू गेट इन प्रैक्टिस। कि हाँ कोई क्वेश्चन पढ़ो तो सोचो क्या फाइंड करना है, कैसे करना है, ट्राई करना। बताइए और कोई डाउट है सर इसमें? एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं आगे 19 का डिस्कस करें। एक्चुअली आप लोग खुद नहीं पूछते, वैसे ही पूछना पड़ता है, मतलब बोलना पड़ता है, खुद पूछना चाहिए ना। (43) में क्या है? चलो लेकिन आप लोग ट्राई करो, ये अच्छी बात है।
तो ये ट्राई कर रहे हो तो कम से कम इतना है तो बाकियों से बेटर करो जो ट्राई नहीं कर रहे हैं, है ना। तो क्वालिफाई आप लोगों का होगा, स्पेशली आप लोग चूंकि क्लास 10 कर रहे हो, तो मैं तो अभी बता सकता हूँ, चाहे सयानी हो या और भी लोग, क्वालिफाई तो हो जाएगा गेट इस बार, ठीक है ना, इजीली। अब आपको देखना है रैंक कितना अच्छा ला सकते हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको अपना इंप्रूव करना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। क्वालिफाई तो इजीली हो जाएगा, इतना आपने मेरे साथ कर लिया है, सिर्फ क्लास भी किया, इतना काफी है क्वालिफाई करने के लिए। ये है, ये चीज है। क्योंकि 100 में 100 नहीं लाने ना, मैं बोल रहा हूँ नहीं आ रहा था कुछ, हमें 100 में 100 थोड़ी एग्जाम में लाने, एग्जाम में तो हमें 25, 30, 40 नंबर तक लाना है, तो उसके लिए अटेम्प्ट करना पड़ेगा 60-70 का, कि कुछ गलतियां हो सकती हैं, उसको मैनेज करना है ना, ये है। देखिए तो क्वालिफाई तो हो ही जाएगा आप लोगों का, बस ये है कि आपको देखना है रैंक इंप्रूव करने के लिए मार्क्स इंप्रूव करने पड़ेंगे, और उन्हीं बच्चों को क्वालिफाई हो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप कर रहे हैं तो आपको क्वालिफाई होगा, ये सिंपल है। जो नहीं कर रहे प्रिपरेशन का नहीं होगा। या हो भी सकता है उतना नॉलेज होगा तो बिना प्रिपरेशन के भी निकाल लेते हैं, ऐसे बच्चे भी होते हैं। तो मेन हमें सीखना है, तो जो जितना ज्यादा सीखेगा उसके उतने रैंक आएंगे। तो आप सीख रहे हैं तो आपके आएंगे, ये चीज है। सो यहाँ से एक्स वाई बी द रैंडम वेक्टर सच दैट, ये बोल रहा है कि y मोर देन 0 है, ठीक है। कंडीशनल तो हमें बता रखा है, यहां से आप देखिए ध्यान से, तो मुझे क्या चाहिए y गिवन x। सो एक काम करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ x गिवन y पता है, तो आप ये जानते हो ना, और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ y पता है। सो मुझे ये बताओ, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y। हाँ जी बोलो मैं, आप बताइए इसका क्या फॉर्मूला होता है। जॉइंट अपॉन, आपकी आवाज इसलिए आ नहीं रही, मुझे लगा ऑडियो प्रॉब्लम है शायद, वो आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, मतलब आ ही नहीं है। ठीक है, आपको पता तो है ही ऐसे, हाँ अब ठीक आया है ना। तो ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल, ये तो पता ही आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो क्या, देखो आपको देखो चाहिए क्या, मैं भी बोलता हूँ सीधा से, देखो क्या जरूरत है। तो जैसे ये क्वेश्चन कैलकुलेट करना है, तो मुझे ये सोचना पड़ेगा व्हाट इज पीडीएफ ऑफ y गिवन x। मान लो 1 है तो x गिवन x निकाल लो, तो मुझे इसके लिए चाहिए ज्वाइंट पीडीएफ और अपॉन में x का मार्जिनल। तो ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे पहले इसकी जरूरत पड़ेगी, ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल। तो पहले मैं ज्वाइंट निकाल लेता हूं। तो ज्वाइंट कैसे निकालूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कि fy ऑफ y इनटू f ऑफ x गिवन y, इसे आ जाएगा। तो fxy fy ऑफ y इनटू f ऑफ x गिवन y, यहां से आप दोनों पता है आपको, यहां पे देखिए ध्यान से, ये भी पता है और ये भी पता है, दोनों में पता है, पुट कर लेते हैं। सो वी नो बोथ। सो यहां से y e की पावर माइनस y एंड दिस y e की पावर माइनस yx, और ज्वाइंट, तो ज्वाइंट यहां से फाइनली निकल के आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो y स्क्वायर e की पावर माइनस y कॉमन लेंगे, x प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ है x मोर देन 0 y मोर देन 0। सो ये आ गया हमारे पास। अब y स्क्वायर e की पावर माइनस y x प्लस y, इस तरह से। अब आपको क्या चाहिए, सो इसके हेल्प से मुझे मार्जिनल x का चाहिए। तो x का मार्जिनल कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे y के रेस्पेक्ट में 0 से इंफिनिटी, और आपको ये फॉर्मूला पता होगा। चलिए मैं पूछता हूं आपसे, ये बताइए मुझे, इंटीग्रेशन y की पावर अल्फा माइनस 1 e की पावर माइनस बीटा y dy 0 से इंफिनिटी, बताइए कोई बताइए आप में से क्या आंसर आएगा। गामा अल्फा बाई बीटा टू द पावर अल्फा, जी यस, गामा अल्फा बाई बीटा, ये यूज कर लेते हैं वहां पे। सो सेम थिंग इज हियर, इंस्टेड ऑफ बीटा जो मैंने वहां लिखा है, इंस्टेड ऑफ बीटा वी हैव x प्लस 1, इंस्टेड ऑफ अल्फा वी हैव 3, तो ये आ गया गामा 3 अपॉन x प्लस 1 का, एक मिनट 3, ठीक है ना, गामा अल्फा अपॉन बीटा की पावर अल्फा। सो ये हो गया। सो नाउ वी गॉट द पीडीएफ ऑफ x। सो गामा 3 is 2 factorial 2, so 2 upon x plus 1 cube, x more than 0।
तो ये अब देखो, मुझे जरूरत थी ज्वाइंट की, वी ऑलरेडी हैव। मुझे जरूरत है मार्जिन ऑफ एक्स की, वी ऑलरेडी हैव। तो इसके हेल्प से ये आ जाएगा y गिवन x, और y गिवन x आ जाएगा तो मीन आ जाएगा। चलिए तो करते हैं। सो यहां से आगे हमें मार्जिन x का मिल गया, तो सीधा सीधा मैं निकालता हूं पीडीएफ ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू x। अब ये फाइंड करता हूं, तो y गिवन x, और इसका फॉर्मूला होता है ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल ऑफ x। सो ज्वाइंट इज y स्क्वायर e की पावर माइनस y x प्लस 1। ऐसे आपने सॉल्व तो किए होंगे, बहुत सकता आंसर ना आया हो, ये है, बाकी सॉल्व तो कर लिया होगा आपने। 2 अपॉन x प्लस 1 क्यूब, ठीक है। सो ये सॉल्व कीजिए, कितना आएगा। सो यहां से इजीली आ जाएगा आपके पास x प्लस 1 होल क्यूब y स्क्वायर e की पावर माइनस y x प्लस 1 और अपॉन में 2। ठीक, आपको क्या चाहिए, x इज इक्वल टू 1 रखना है, तो स्मॉल x को 1 रख दो यहाँ पे। तो यू नीड f ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू 1। सो y गिवन x इज इक्वल टू 1 है ना। सो x इज इक्वल टू 1। तो चलिए आप क्या कीजिए, ये जो आंसर आया हुआ है मेरा, इसमें जहां जहां x दिख रहा है रिप्लेस x बाई 1। तो 2 प्लस 1 सॉरी 1 प्लस 1 2 का क्यूब 8 अपॉन 2 काट देता हूं, 4 कर देता हूं डायरेक्टली, 4 हो गया। y स्क्वायर e की पावर माइनस 2y। अब ये देख के मुझे आप बता सकते हैं कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू 1। ये पीडीएफ देख के आप बताइए मुझे व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस। बस पावर कंपेयर कर लो, कोएफिशिएंट आ जाएगा खुद ही। फिर गामा आ जाएगा। यस, गामा और y की पावर अल्फा माइनस 1 रहता है पीडीएफ में ना, रहता है ना। तो अल्फा 3 हो गया, e की पावर माइनस बीटा x, तो बीटा 2 हो गया। कोएफिशिएंट खुद ही आ जाएगा, आप करके देख सकते हैं, गामा अल्फा बीटा के पावर अल्फा बन जाएगा वो। ठीक, चलिए यही चाहिए था ना आपको। तो y गिवन x इज इक्वल टू 1। तो ये वाला पीडीएफ है, इस वाले पीडीएफ में जो मीन होता है ये बीटा डिवाइड होता है मीन में, अल्फा अपॉन बीटा होता है। सो 3 अपॉन 2, एक मिनट, अल्फा अपॉन बीटा, यस, इस वाले पीडीएफ में मीन अल्फा अपॉन बीटा होता है 1.5। मतलब जब पीडीएफ हम ये यूज करते हैं, बीटा की पावर अल्फा, गामा अल्फा, x की पावर या y लिख रहा हूं तो y की पावर अल्फा माइनस 1, e की पावर बीटा y। सो इस केस में आपको पता है ये जो मीन आता है वो अल्फा अपॉन बीटा आता है, और जो वेरिएंस आता है अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर आता है। ठीक है, तो आंसर 3/2 होना चाहिए। चेक कीजिए 1.5 होगा, है ना। मैच कीजिए 1 डेसिमल प्लस हो गई, ठीक है ना। 43 के बाद 40 था आपका डाउट। 40 डायरेक्ट थ्योरम है, मैंने बताया था ये हमने तब भी डिस्कस किए हैं जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे। आप वहां जाकर वापस वीडियो देख सकते हैं जिस क्लास में हम लोग मोनोटोन, लाइक्लीहुड, रेशियो, प्रॉपर्टी देख रहे थे। बैच 5 का अगर आप वीडियो देखेंगे तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की लास्ट क्लास जो मैंने लिया था थ्योरी का बैच 5 में, उसमें यही पे था। वहां भी मैंने एक्सप्लेन किया था क्यों इसका डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। तो इसमें एट एनी लेवल अल्फा यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ H0 अगेंस्ट H1 डज नॉट एग्जिस्ट होता है। तो इसका ये आंसर है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका कुछ प्रूफ करने का कुछ नहीं है, थ्योरम, डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन, जो सॉल्व करने का कुछ नहीं है। या तो आपको आता है या नहीं आता है। इसको आप प्रूफ करेंगे तो आपको घंटों लगेंगे प्रूफ करने में इस क्वेश्चन को। तो ये इस तरह क्वेश्चन या तो एग्जाम में आपको पता है या नहीं पता है, उस तरह का सीन है कि थ्योरम्स का स्टेटमेंट क्लियर है डायरेक्टली कर लो। नहीं तो थ्योरम प्रूफ करना एग्जाम टाइम, एंट्रेंस एग्जाम में जो वेरी है ना रिस्की जॉब, तो वहां पे आपका टाइम किल भी होगा और हो सकता है आप प्रूव भी ना कर पाओ। ये है, तो ये थ्योरम है एक्चुअली। तो वहां पे ये है, ये जो नॉर्मल θ1 एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है। और आपके रेफरेंस के लिए मैं बता देता हूँ, आप ये थ्योरी पढ़ो अगर, क्योंकि सीखना है ना, मतलब प्रॉब्लम जब कर रहे हो आप, तो आप देखो इसमें क्या थ्योरी यूज हो रहा है, तो आप क्या ऐसा क्या है जो आप नहीं जानते हो। तो मैं रेफरेंस बता देता हूँ, पढ़ो उसके बारे में जाके, मैंने क्लास में कराए हैं, लेकिन बुक से आप पढ़ो शायद ज्यादा समझ आए आपको।
ये है। अगर इसके बारे में इसके पीछे की स्टोरी पढ़नी है तो आप देखिए, ये है आपके पास, मैं डायरेक्टली पॉइंट टू एग्जांपल सीधा बता देता हूं ताकि आप वहां जाकर सीधा देख सको जी। सो आप जाके देखो एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5 पेज नंबर 451, बुक है वीके रोहत की। ये कैसे ना वर्कर मैंने उसका बताया था, क्लास में पढ़ाया था, मैं दोनों का रेफरेंस लेकर पढ़ाया था। सो एग्जांपल नंबर 5 है, ये सेम इस कॉन्सेप्ट पे बता रहा हूं मैं, पूरा पढ़ना आपको समझ आएगा। तो एक्सप्लेन कर रहा है तो वही मैं एक्सप्लेन करता हूं। पेज 451 वीके रोहत की एंड एकेएमडी सलाह वाली जो बुक है, उस बुक में आपको मिल जाएगा। पूरा सेक्शन भी पढ़ सकते हो आप, लेकिन एटलीस्ट इसके लिए रेलिवेंट जो है आपका ये है एग्जांपल नंबर आप वहां देखिए, वहां भी डज नॉट एग्जिस्ट आता है। ऐसा क्यों आता है आप चेक कीजिए, जो एंड में बताया है लास्ट लाइन। अगर बुक आपके पास अभी भी खोल सकते हैं, आप पीडीएफ भी खोल सकते हैं। लास्ट में लिखा है हेंस नो टेस्ट ऑफ एच नॉट कैन बी यूएमपी यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। सेम इसका आंसर है। अगर आप यही कैसेला वर्गर में देखेंगे तो एक मिनट उसका मैं यही जगह आप यहाँ देखेंगे, कैसेला वर्गर बुक में देखेंगे तो इसमें सेम चीज इसने एक्सप्लेन की है। तो हम लोग तो समझाते हैं, हमारे पास कम टाइम है। बुक आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। मेनली कोई चीजें समझा दे उसके बाद तो आपको ज्यादा समझ आएगा ऐसा क्यों हो रहा है। इसका अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने, आई थिंक 10th चैप्टर में था, 10th 9, हाँ 10th में शायद इसका, हाँ ये 10th चैप्टर जो है इसका पॉइंट, अच्छा पॉइंट एस्टिमेशन है तो
टेस्टिंग, अच्छा हाँ 10th में ही है, 10th के एंड में है। दे रखा है कि नहीं, जहां अनबायस्ड टेस्ट ये सब होगा ना वहां पे मिल जाएगा, तो उसी टॉपिक में होगा ये। आधा पार्ट यहाँ है इसका, आधा पार्ट वहाँ अलग अलग करके लिख रखा है, तो उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो जो अनबायस्ड टेस्ट होगा इस वो टॉपिक में, उसके हिसाब से आप देखिए। हालांकि थ्योरम मुझे दिखा है, लेकिन उस पर क्वेश्चंस कहाँ है, क्वेश्चन भी है इसमें, वो क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा। क्वेश्चन भी कर रखा है इसने कि नो यूएमपी टेस्ट विल एग्जिस्ट। पता नहीं एग्जैक्टली इसमें दिख रहा है मुझे एग्जांपल, तो उससे दिख जाएगा। विक्रम में देख लेना, ठीक है। हाँ ठीक है सर। नहीं है, क्योंकि मैं जब पढ़ाया था तो मैं भी देखा था, कहाँ है ये ढूंढना पड़ेगा। उस समय जब कराते हैं तो पढ़ते हैं तो याद रहता है। हाँ टेस्टिंग अलग अलग जगह इन्होंने दे रखा है ना, इस चक्कर में पता नहीं चलता कहाँ कहाँ है। छोड़ो, ठीक है, जो भी है सही हो जाएगा। ऐसे में 8th चैप्टर में भी टेस्टिंग है और 10th में भी टेस्टिंग है, दोनों में टेस्टिंग ही डिस्कस कर रखा है। मोस्ट पावरफुल टेस्ट, यस। सो मोस्ट पावरफुल टेस्ट मिला है यहाँ पे। ये जो मैं कह रहा था ना, ये जो है आपका यहाँ पे, तो एग्जाम्पल नंबर है 8.3.20। ये पेज नंबर है आपका 393। ये कैसे वर्ग वाली बुक जो है उसमें, कैसे वाला बुक है ना, ये है। आप देखिए चैप्टर 8 है ये, तो एग्जाम्पल नंबर ये है 8.3, पेज दिस, चैप्टर 8 में हो कैसे वर्ग में। इसमें बता रखा है कि when no UMP test of level alpha exists within the class of all test, we might try the UMP test within the class of unbiased test, है ना। सो इसने कहा है कि थीटा इज इक्वल टू 0 अगेन थीटा इज इक्वल टू नॉट 0। हाँ, उसका जो क्रिटिकल रीजन ये होगा, तो उसके लिए कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। ये है, ये आप चेक करो, पढ़ो ठीक से, इसको समझने की कोशिश करो आप, तो उसमें पता चल जाएगा। बाकी और भी पढ़ोगे ठीक से तो और अच्छे से समझ आएगा क्या क्या कहना चाह रहा है ये। नहीं समझ आया तो पूछना, ठीक है। तो उसमें ये थ्योरम है, तो मैं बता दूं लॉजिक क्या है एक्चुअली। यहाँ पे थीटा लेस देन 1 है या थीटा मोर देन 2 है, दोनों केस है ना। तो यहाँ पे दो अलग अलग प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो उसने कहा ना कि एक सबसेट ले लो इसका जो पैरामीटर स्पेस का, उस केस में। सो यहाँ तो थीटा 1 से 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम यहाँ से है क्योंकि पावर की बात करना है। तो यहाँ पे जब h1
थीटा लेस देन 1 सिर्फ होता तो इसका मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट करता और उसका क्रिटिकल रीजन कुछ इस तरह से आता, समेशन xi लेस देन इक्वल टू k टाइप का। और दूसरा अगर h1 ये होता थीटा मोर देन 2 तो कुछ इस तरह का टेस्ट एग्जिस्ट करता, मोर देन इक्वल टू k। दिस इज मोस्ट पावरफुल, दिस इज मोस्ट पावरफुल, बट आपको यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल चाहिए फॉर ऑल दिस थीटा। तो ऐसा कोई एक कॉमन क्रिटिकल रीजन नहीं है जो इसके लिए भी मोस्ट पावरफुल है इसके लिए भी हो, दोनों के लिए अलग अलग क्रिटिकल रीजन है ना। तो एक कॉमन क्रिटिकल रीजन मिलता ही नहीं है जो मोस्ट पावरफुल फॉर एनी थीटा बिलोंग्स टू h1। तो इसीलिए यहाँ पे यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट होता है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। सेम प्रॉब्लम होता है अगर ऐसा लिखा होता थीटा नॉट इक्वल टू 1, स्टिल आंसर सेम ही रहता। क्यों? क्योंकि यहाँ भी दो केस है, या तो थीटा 1 से ज्यादा है या थीटा 1 से कम है, 1 तो नहीं है ना। तो दो केस है, इसके लिए अलग क्रिटिकल रीजन है, इसके लिए अलग क्रिटिकल रीजन है। तो यूएमपी टेस्ट इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा। तो एक कॉमन एग्जिस्ट नहीं करेगा कोई क्रिटिकल रीजन जो पूरे कोई भी थीटा ले लो नॉट इक्वल टू 1 तो एक यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल ऐसा टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वो उसमें आप पढ़ सकते हैं वहां पे। तो ये इसका लॉजिक है, इसी वजह से यहाँ पे इसका आता है कि एनी लेवल अल्फा यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट अगेंस्ट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। और क्या था? हो गए 40 41 डन ना। तो 2020 का ही डाउट है, बाकी और होगा तो बाद में पूछ सकते हो। 23 कौन सा? 32 जी, क्या डाउट है इसमें आपका? सर इसका मार्जिनल निकला, मतलब वो 1/2 पाई आया है, लेकिन सर उसके बाद सर म्यूचुअली मतलब उसका वेरिएंस कैसे निकल, मतलब वो जॉइंट से तो कुछ नहीं देखो मैं फिर से वही आपको कह रहा हूँ कि आप देखो आपको क्या जरूरत है, आप बीच में मत सोचो बहुत सारी चीज, क्योंकि आप क्वेश्चन में ना सारी चीजें सोच लेना। आपको बस ये देखना है कि मुझे क्या जरूरत है अब, और उसका डेफिनेशन चाहिए। जस्ट आपको किस ऑप्शन में डाउट है मुझे ये बताओ। ये x1 x2 x3 म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, तो पहली चीज तो इसका डेफिनेशन आपको पता हो, मीनिंग पता हो कि ऐसा कब होगा, ये कब ऐसा होगा, तीनों म्यूचुअली इंडिपेंडेंट कब होंगे, याद है आपको डेफिनेशन? तो पहली चीज तो डेफिनेशन याद होनी चाहिए। पूरे साल आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो पहले तो आपको थ्योरीज एक एक सिलेबस का एक एक वर्ड ठीक से क्लियर हो। तो सिलेबस आप पहले ढंग से क्लियर करो। बताओ इसका क्या मतलब है कि तीन रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट कब होते हैं? करेक्ट, वो इवेंट के टर्म में है, रैंडम वेरिएबल के टर्म में बताइए। वो तो इवेंट के लिए है ना। अब यहाँ x1 x2 x3 रैंडम वेरिएबल है, तो इसके लिए क्या डेफिनेशन है इंडिपेंडेंस का? तो यहाँ पर तो f है, मतलब प्रोबेबिलिटी वैल्यू है f of x1 x2 x3 equal to f of x1 into f of x2। तो आप ये ट्राई क्यों नहीं करते आप? जैसे उससे तो फिर 1/8 क्यूब आ जाएगा। हाँ, तो हमें वही तो डिसाइड करना है। एक तो यही तो बोल रहा हूँ, आप खुद पे कॉन्फिडेंट ही नहीं हो। जैसे आप एक रास्ता ट्राई किए नहीं हुआ, दूसरा रास्ता ट्राई करो, तीसरा ट्राई करो, चौथा ट्राई करो। जब आप ट्राई कर रहे होंगे तो आप सीख रहे होंगे उस प्रोसेस में। कोई एक मेथड होगा जो आपको करेक्ट आंसर देगा, और एग्जाम में जब यही क्वेश्चन या इसके जैसे क्वेश्चन आएंगे तो उस समय आपके दिमाग में सिर्फ वही मेथड आएगा जिससे आपने सही किए थे। अदरवाइज क्या हो रहा है, मैं एक सॉल्यूशन बता दे रहा हूं, वो आप भूल जाएंगे तो एग्जाम में भी आपके साथ वही होगा जो घर पे अभी हो रहा है। क्योंकि आपको सीखना पड़ेगा। तो सीखेंगे कैसे? सॉल्व कर करके। तो घर पे जब 10 तरीके से ट्राई करेंगे और एक तरीके से सॉल्व होगा तो हमारे दिमाग को ये समझ आएगा कि ये तरीका ठीक है, इस क्वेश्चन में या बाकी तरीका क्यों गलत है ये भी समझ आ जाएगा आपको। तो एग्जाम में जब आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना तो वहां भी आपके दिमाग में सीधा वही मेथड आएगा, क्लिक करेगा। और अगर आप नहीं वैसे ट्राई कर रहे हैं तो फिर आप वहां भी ऐसी फंसे जैसे घर पे फंस रहे हैं। तो इसलिए मेरा मतलब ट्राई करके देखो, आप एक तरीका नहीं दूसरा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका क्या मतलब, सेम आप खुद से पूछो ना क्वेश्चन में। जब आप क्वेश्चन घर पे सॉल्व कर रहे हो तो आप खुद से पूछो ना कि x1 x2 x3 इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है। अभी खुद से पूछ के देखो कि मैं ऐसा क्या दिखा दूं कि ये ट्रू हो जाए, या ऐसा क्या दिखा दूं कि ट्रू ना हो। यही तो है ना हमारे पास। तो आपने खुद ही बताया कि ठीक है, ये सबको पता है कि ज्वाइंट जो है ये इक्वल हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो काम हो जाएगा। अब इसको आप ट्राई क्यों नहीं करते? अब बना बनाया मिलेगा तो प्रोसेस तो नहीं पता होगा आपको कैसे हुआ है। मैं तो सीधा सॉल्यूशन बता दिया। अब इसके पीछे का जो मेंटल प्रोसेस है वो आप खुद करना पड़ेगा ना आपको, तभी तो आपको समझ आएगा क्या। एग्जाम में तो सॉल्यूशंस
खुद सोचना है। मैं यही स्ट्रेस कर रहा हूँ कि अब सोचो, अब इसमें देखो कहाँ डाउट था, अब सोचो कहाँ डाउट था इसमें। अब ये देखो आपको ये क्वेश्चन में गिवन है और आपको ये कैलकुलेट करना है, तो आपने कैलकुलेट किया है मार्जिनल, किया है, करके दिखाऊं? सर इसका जो बी है आंसर, उसका सर बी में तो उसका प्रॉब्लम। नहीं नहीं नहीं, अभी तो आपका आंसर किया था, आप देख के बता रहे हो कि बी सही है, वो तो अलग बात है। मैं तो एग्जाम में नहीं पता ना मुझे कौन सा आंसर करेक्ट है, तो हम तो वैसे सोचेंगे ना। बी पे मैं आऊंगा, अब मैं ए पे सोच रहा हूँ, आप बी पे पहुंच गए। आप पहले इसका बताओ ना, ए ट्रू है कि फॉल्स है? ए फॉल्स क्यों है, ये तो जस्टिफाई करो। फॉल्स है क्योंकि मार्जिनल 1/2 पाई आ रहा है, तो 1/8 पाई क्यूब होगा। हाँ, बेसिकली मैच नहीं कर रहा, तो 1/8 पाई क्यों हो गया? यहाँ दे रखा है ये वाली चीज कि 1 माइनस साइन x1 साइन x2 साइन x3 अपॉन 8 पाई क्यूब, तो इक्वल तो नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब आप खुद से पूछो कि x1 x2 x3 पेयर वाइज इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है? पेयर वाइज इंडिपेंडेंस का मतलब है कि x1 into x3 x2 into x3, मतलब वो उसका x1 x3 का f of x1 x3 equal to f of x1 into x3 और f of x2 x3 equal to f of x2 into f of x3। जी, तो इसमें क्या डाउट आ रहा है आपको? सर ये निकाल नहीं पा रही, मतलब ये राइट नहीं हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है मेरे। कैसे रॉन्ग हो जा रहा है, आप मुझे बताओ। क्या आपने ये फाइंड किया प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 into x2 x1, x2? अभी इसकी बात करते हैं, ये कैसे फाइंड करेंगे यहाँ से हम? सर इसका सर मतलब x3 का इंटीग्रेशन की थी, फिर उससे सर आया था बताइए क्या आया था? उससे सर 2 पाई माइनस sin x1 sin x2 by 8 पाई क्यूब, ऐसा कुछ। अरे मैडम कहाँ खोए रहते हो आप, कैसे आपको इंटीग्रेशन भी यहाँ पे सीखना पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ, अलग अलग चलो 1/8 पाई क्यूब को बाहर कर लेते हैं, तो 0 से 2 पाई 1 का इंटीग्रेशन माइनस 0 से 2 पाई। अब यहाँ तो x3 के लिए सिर्फ x3 इंपोर्टेंट है, बाकी तो कांस्टेंट है। आपको पता है साइन x3 का इंटीग्रेशन आप x3 के रेस्पेक्ट में करेंगे 0 से 2 पाई में, क्या आता है इसका आंसर? क्योंकि x3 का इंटीग्रेशन सिर्फ x3 का ही होगा, बाकी तो कांस्टेंट है उसके लिए। तो जब हम इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो ये कांस्टेंट रहेगा, ये 1, जैसे यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन 2 पाई आ जाएगा, तो हमें तो इंटीग्रेशन सिर्फ है 2 आएगा। 2 कैसे आएगा बताइए, कैसे आ रहा है आपका 2? कैसे 2 आया? माइनस cos x3, वो 2 पाई क्या होगा, वो तो 1 होगा। अब फिर आप ट्राई किए नहीं, आप तुक्का लगाने लगे, आप सॉल्व करते, कुछ मेथड सोचते। चलिए ठीक है, बताइए क्या क्या करूं? cos माइनस cos 2 पाई, हाँ माइनस cos होगा, माइनस cos x होगा। आगे फिर इसका -1 प्लस 1। तो जब 2 कह रहे थे, सर मेरे इंटीग्रेशन में लिख के करो, गलतियां नहीं होंगी। मूर्ति के बाद गलती हो जाए, लिख के करो, गलती नहीं होगी। तो आप यही सब तो सुधारना है एग्जाम में से, तो लोग सीधे सिर्फ बच्चे बोलते हैं ये तो मार्क्स जाते हैं। आप गलत करोगे तो गलत आंसर आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन जो भी है 0 हो जाएगा, वो 0 हो गया इंटीग्रेशन इसका सीधा सीधा। तो यहाँ पे मैंने गलती की थी, वो 0 नहीं आ रहा था। अब यहाँ से 2 पाई अपॉन 8 पाई क्यूब हो गया, तो 1/4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। और ये जॉइंट x1 x2 का है, एंड दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स। हाँ वो तो होगा सर, थोड़े से कॉन्सेप्ट ठीक करो, ये हो गया सेम चीज। क्योंकि x1 x2 x3 यहाँ पे इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल क्या होता है कि x1 के x2 मतलब x1 x2 रिप्लेस कर दो, इंटरचेंज कर दो, अभी सेम ही पीडीएफ रहेगी। तो उस केस में जब भी इंटरचेंजेबल होता है तो वो हमेशा
आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो मतलब यहाँ पे x1 x2 का जो पीडीएफ आया ना, सेम फंक्शन पीडीएफ आएगा, x2 x3 का भी सेम ही आएगा। सो 1/4 पाई स्क्वायर, x1 x3 का भी सेम ही आएगा 1/4 पाई स्क्वायर, और ये मार्जिनल ऑफ इक्वल है। ठीक है, तो ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है। तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट डेफिनेशन क्या है कि ज्वाइंट पीडीएफ दो का प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल हो जाए तो इंडिपेंडेंट हो जाए पेयर वाइज। x2 x3 इंडिपेंडेंट है, इसलिए ट्रू है। हो गया? हाँ सर हो जाएगा, वो बता रहा हूँ तो हो गया। और किसी कुछ बचा है इस पेपर में? नहीं सर, और कुछ नहीं है। तो 20 में मतलब देख लो फिर से 23, 22, 21 एटलीस्ट वो क्वेश्चन करो जो आपको मुश्किल लगते थे फर्स्ट टाइम में, है ना, तो आप उससे स्टार मार्क कर सकते हो। जो पहले बार जो सॉल्व कर रहे हैं आपको जो मुश्किल लगा फर्स्ट टाइम उसमें स्टार मार्क कर सकते हो, इजी वाले छोड़ दो। सेकंड टाइम से वही क्वेश्चन करो जो मुश्किल थे, उसको टिक करके वही सॉल्व करो सेकंड टाइम में। थर्ड टाइम फिर जो उससे ज्यादा मुश्किल वो करो। ऐसे करके कोई बार रिवाइज कर लोगे तो एटलीस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो 20 के डाउट हो गए 2020 वाले, अब 2019 वाले हैं, चलो कुछ देख लेते हैं।